हेलो दोस्तों, सेंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं जो पिछले लेक्चर में बताया था डच के बारे में, डच किस तरीके से भारत आए, सबसे पहले वह कहाँ गए, दक्षिण पूर्व एशिया में गए, है ना। फिर मसाले के लिए ये ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया पर डिपेंड रहते थे, ख़ास तौर से इंडोनेशिया पर, लेकिन भारत में वो स्पेशली सूती वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। तो जहाँ तक मैं बताया था, यानी उनकी कंपनी की स्थापना होती है सबसे पहले कहाँ होती है, तो सबसे पहले हम लोग बताए थे मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में। सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में होती है 1605 ईस्वी में, कल मैं बताया था इस चीज़ को। उसके बाद दूसरी पुलिकट 1610 ईस्वी में। पुलिकट में ही मैं बताया था कि इनका जो है हेडक्वार्टर भी बना। यहाँ पर ये सोने के सिक्के भी ढलवाए, जिसे पगोडा या पैगोडा भी कहा जाता है। इसका दो नाम है, पगोडा, कल मैं बताया था कि इसे पगोडा कहते हैं, पगोडा या पैगोडा, पैगोडा भी कहते हैं। ये सोने के सिक्के थे, ये पुलिकट में ही जो है ढलवाए थे। उसके बाद हम देखें कि कुछ हायर क्लासेस में इसका क्रम पूछ दिया है। 3-4 मतलब कि जगह पर ये अपनी बस्तियां या अपनी कंपनियों की जहाँ जहाँ स्थापना किए थे उसका क्रम पूछा हुआ है। तो ये क्रम मैं लिख दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापना किए थे अपनी कंपनी की, अपनी कोठी की। सूरत में जो स्थापना हुई थी डचों की कोठी की या व्यापारिक कोठी की, वो 1616 ईस्वी में हुई थी। विमलीपट्टम में जो है 1641 ईस्वी में हुआ था। करिकाल में जो स्थापना ये किए थे 1645 ईस्वी में किए थे। चिंसुरा, ये स्पेशल जगह है, यहाँ से ये ज़्यादा, यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए तो इनका हेडक्वार्टर जरूर पुलिकट था, लेकिन चिंसुरा भी किसी हेडक्वार्टर से कम नहीं था। इस देखा जाए तो चिंसुरा की स्थापना जो है सही ढंग से डच ही किए थे। ये बंगाल में पड़ता है चिंसुरा। पिपली में पहले स्थापना हुआ था इनका, पिपली में पहली कोठी, बंगाल में इन पहली व्यापारिक कोठी ये पिपली में किए थे। पिपली से ट्रांसफ़र करके ये चिंसुरा लेकर के चले गए। तो चिंसुरा में स्थापना हुआ था 1653 ईस्वी में। कोचीन में स्थापना की 1663 ईस्वी में, और कासिम बाजार, पटना, बालासोर इत्यादि में 1658 ईस्वी में। तो ये इनका कुछ क्रम है। और भी कोठियों की स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ स्पेशली जो है पूछा गया है सन, तो इसलिए मैं मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दिया कि इन जगहों पे इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ हम आपको बताए थे कि ये भारत में डच जो है वो स्पेशली सूती वस्त्र का व्यापार करते थे स्पेशली। उसके अलावा ये सोरा का भी व्यापार करते थे, नील का भी व्यापार करते थे, और मसाले का भी करते थे। तो हम देखते हैं कि भारत में जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, कहाँ से होता था? ये जो विदेशी आए थे, हम देखते हैं कि एक कोरोमंडल है, तट है भारत का। थोड़ा सा हम देख लेते हैं नक्शा। ये उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, हम दक्षिण का देखते हैं। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। इसे हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और ऊपर आएंगे तो ये कोंकण तट हो गया है। तो भूगोल में, जियोग्राफी में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, इधर है कोंकण तट। तो ये जो मालाबार तट है ना, जो आपका स्पेशली देखा जाए तो केरल वाला बेल्ट है। ये जो मालाबार तट है, यहां से डच मसाले का बिजनेस किया करते थे, भले कम मात्रा में ही सही, लेकिन मालाबार तट से डच हम देखे हैं कि स्पेशली मसालों का व्यापार करते थे। मसाले यहाँ से ले जाते थे। लेकिन कोरोमंडल तट से ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। दो तट है ना, एक कोरोमंडल तट है, एक है आपका मालाबार। तो इधर से वो मसाले का व्यापार करते थे, इधर से वो जो है सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ठीक है ना। तो डच के बारे में जितना मैं बताया लगभग इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि 1759 ईस्वी में धीरे धीरे क्या होता है, देखिए धीरे धीरे जब डच यहाँ पर स्थापित हो चुके थे, तो जब डच यहाँ पर आए तो अंग्रेज भी आना शुरू हो गए थे। अंग्रेजों की भी स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी, है ना। तो वो भी आना शुरू हो गए थे। तो अंग्रेजों से, मैं कल बताया था कि अंग्रेजों से डचों का जो प्रतिस्पर्धा हुआ व्यापार में,
उस प्रतिस्पर्धा में जो है डच पराजित हो जाते हैं। जरूर ये जो है भारतीय व्यापार से कुछ हद तक पुर्तगालियों को हटा दिए थे, लेकिन अंग्रेजों को नहीं हटा पाए। अंग्रेज इनको हटा दिए, ये मार्केट से बाहर हो गए, अंग्रेज इन्हें पराजित किए। और एक लास्ट युद्ध होता है, बहुत भयंकर, बंगाल में युद्ध होता है, जिसे हम जानते हैं बेदारा का युद्ध या बेदरा का युद्ध। ये बेदरा जगह है पश्चिम बंगाल में, अरे बंगाल में है ना। बेदरा का ये लड़ा गया था 1759 ईस्वी में, सॉरी 59 में, 1759 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, 1759 में। इस युद्ध में, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो है डचों को पराजित कर देते हैं। यानी अंग्रेज डच को यहाँ पर पराजित कर देते हैं और फाइनली डच जो है भारतीय मार्केट से गायब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ जाता है। इस तरीके से हम देखें कि डच जो है आए भी और बहुत मतलब कि अच्छा खासा व्यापार भी किए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने ये नहीं टिक पाए और धीरे धीरे भारत के व्यापारिक क्षेत्र पर जो है धीरे धीरे अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो जाता है। अंग्रेज जो है इनसे 20 पड़ जाते हैं। देखिए, अगर डच को हम देखें कि ये पराजित क्यों हुए, ये क्यों पराजित हो गए, जबकि पुर्तगालियों के पराजित कर दिए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाए। उसका एक वजह यह है कि चूंकि ये जो पूरी संस्था थी ना, जिस कंपनी की स्थापना हुई थी, पूरी तरीके से देखा जाए तो सरकारी था और सरकारी चीज़ था, इसीलिए इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे। दूसरी चीज़, इस कंपनी के ऊपर जो सरकार का नियंत्रण था, उससे क्या होता था कि ये अपने हिसाब से उसका विकास नहीं कर पाते थे, हर चीज़ के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं इनके विकास में जो है बाधा पहुंचाता था और यही वजह है कि ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेज़ों के तुलना में इनकी जो फोर्स थी, नेवी थी, वो कमज़ोर थी। अंग्रेज इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये कि सरकारी संस्था थी, सरकारी संस्था होने के कारण जो जितने बड़े बड़े अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने हिसाब से ये विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इन्हें अधिकार जरूर दिया गया था कि आप जाइए, आप युद्ध करना हो तो युद्ध भी करिए, समझौता करना है समझौता भी करिए, अधिकार करना है अधिकार करिए, लेकिन फिर भी चूँकि ये पूरी तरीके से सरकारी तंत्र था, इसलिए हर जगह जो है कहीं ना कहीं, हर जगह क्या कहीं कहीं इनको इजाज़त लेनी ही पड़ती थी। और इस वजह से इनके ऊपर क्या होता है कि एक तरीके से इन्हें लगता था कि हमारे ऊपर किसी का अंकुश है ना। दूसरा, अंग्रेज इस माने में अंग्रेज इनसे 20 पड़ गए। अंग्रेज इनको जो है कि अंग्रेज की जो फौज थी, जो नेवी थी, जो कुछ भी था, जो संसाधन था, वो इनसे अच्छा संसाधन था। प्लस वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो पूरी तरीके से डचों को अपने कंट्रोल में कर ली थी। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसे फुल्ली छूट था हर तरीके से, इनसे कहीं ज़्यादा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको पराजित कर देती है, भारत के मार्केट से आउट कर देती है। अब जो है तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन में अंग्रेजों को। अब हम देखते हैं कि अब अंग्रेज आ रहे हैं और यही इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है पुर्तगालियों के आगमन में अंग्रेज। अब आ जाते हैं अंग्रेज भारत में। देखा जाए, कहा गया है कि जॉन मिल्डन हॉल एक अंग्रेज यात्री था, जॉन मिल्डन हॉल। ये स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत का दौरा किया। 1599 ईस्वी में भारत का दौरा करता है। भारत का यानी पहला अंग्रेज जो भारत आया वो 1599 ईस्वी में आया। किस रास्ते से आया? स्थल मार्ग से आया। उस वक्त भारत का जो बादशाह था, जो राजा था, वो अकबर, यानी अकबर के समय यह भारत आया था। ठीक है, ये भी आया, सारी चीज़ें यहाँ से पता होता करके गया। वही स्थिति जैसा कि डचों के साथ हुआ था, ठीक है ना। वहाँ गया, वहाँ जो है वहाँ की उस वक्त रानी थी एलिजा फर्स्ट, ये रानी थी। इन्होंने क्या किया कि वहाँ के संसद में एक बिल पास आउट हुआ, एक शाही फरमान जारी की। ये खुद शाही फरमान जारी की और शाही फरमान जारी करके एक कंपनी की स्थापना होती है, जिस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी
इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट ऑफ लंदन, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत बड़ा नाम था, ईस्ट इंडीज। इस कंपनी की स्थापना हो जाती है 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1600 ईस्वी में। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतनी बड़ी कंपनी का नाम था। यही कंपनी बाद में आगे चल करके इसका शार्ट नाम पड़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये कब पड़ता है, कोई जानता है? खैर व्यवस्था तो नहीं है कमेंट करने का तत्काल, ऑनलाइन होता तो मैं ज़रूर पूछता कि इतने बड़ा नाम पड़ा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी का शार्ट नाम बाद में रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पड़ा, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, खैर छोड़िए उसको, देखते हैं फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब होता क्या है। ये कंपनी की स्थापना हो जाती है ना। इस कंपनी को भी जो है देख रेख के लिए करीब 26 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है। 26 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो इस कंपनी का प्रबंधन का कार्य करेगा, इसका देख रेख का कार्य करेगा, ठीक है ना। इस कंपनी को एलिजाबेथ जो है 15 साल का अधिकार देती हैं कि आप 15 साल तक बिजनेस करिए। दक्षिण पूर्व एशिया से 15 साल का अधिकार इसको मिलता है कि आप जाइए 15 साल तक निर्द्वंद होकर के बिजनेस करिए। लेकिन 1609 ईस्वी में जब वहां के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम, तो ये समय सीमा जो 15 वर्ष का था इसे अनलिमिटेड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अनिश्चितकालीन कर देते हैं, है ना। पहले जो है इस कंपनी को अधिकार मिला था 15 वर्ष के लिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बनते हैं तो वो इस कंपनी को 1609 ईस्वी में अनलिमिटेड का एक फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि अनिश्चितकालीन जो है अब आप वहाँ पर जाकर के क्या करिए, बिजनेस करिए, ठीक। अब देखते हैं कि भारत में इनका रुख। और एक चीज़ बता दें, ये कंपनी जब वहाँ से चलती है तो डचों वाली ही स्थिति इनकी भी थी। ये भी मसाले के लिए ही चले थे वहाँ से, और मसाला, चूँकि यूरोप में मसाला का ज़बरदस्त जो है कि डिमांड था, तो ये कंपनी भी जब चली वहाँ से तो सीधा इंडिया नहीं आई, ये भी चली गई इंडोनेशिया, ये भी चली गई जावा, सुमात्रा, उधर दक्षिण पूर्व एशिया। यानी 1601 ईस्वी में ये कंपनी चल देती है, वहाँ से बन जाती है। 1601 ईस्वी में ये कंपनी चल देती है वहाँ से, ठीक है ना, वहाँ से चल देती है। लेकिन भारत नहीं आती है, ये भी चली जाती है इंडोनेशिया, वहीं बिजनेस करती है। ऐसा कहा गया कि 1604 ईस्वी में जाकर के 1604 ईस्वी में जाकर के इस कंपनी का रुख भारत की तरफ होता है कि नहीं, अब भारत की तरफ भी हम लोग चला जाएगा, रुख होता है। अभी भारत की तरफ ये बिजनेस नहीं कर रहे थे, अभी ये दक्षिण पूर्व एशिया में ही बिजनेस कर रहे थे, उधर ही गए थे और वहाँ जाकर के ही ये डचों को पराजित भी किए थे। समुद्र में एक आध दो युद्ध हुआ था, ये पुर्तगालियों को भी पराजित किए थे। अंग्रेज अपना दबदबा तो स्थापित कर ही चुके थे, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ थे, अभी ये भारत की तरफ नहीं आए थे। अब भारत की तरफ आने के लिए सबसे पहले क्या होता है, 1608 ईस्वी में एक घटना घटती है। कौन सी? 1608 ईस्वी में होता क्या है कि जेम्स प्रथम जो है एक लेटर लिखते हैं भारत के, हिंदुस्तान के बादशाह के नाम से कि जाइए, उन्हें पता था कि भारत का इस वक्त बादशाह कौन है। तो उस वक्त कौन थे 1608 ईस्वी में? 1608 ईस्वी में थे यहाँ पर जहांगीर।
क्यों? क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण भारत का बादशाह हो गए थे जहांगीर, ठीक है ना। तो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम जो है कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बना करके मुगल कोर्ट में भेजते हैं, मुगल साम्राज्य में भेजते हैं कि जाइए वहाँ के बादशाह से मिलिए, हमारा पैगाम दीजिए, हमारा संदेश दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हम आपके यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, हम नियम के तहत आएंगे। यानी एक राजा दूसरे राजा के यहाँ अपना दूत भेजता है, कहता है, एक राजा मतलब जेम्स प्रथम इंग्लैंड से भेजता है भारत के राजा के पास, भारत के बादशाह के पास कि हमें जो है यहाँ व्यापार करने के लिए, कोठी स्थापित करने के लिए जगह दिया जाए, हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। और जगह कहाँ मांग रहे थे? सूरत में। ये जगह कहाँ मांग रहे थे? सूरत में, कि हमें सूरत में कोठी बनाने की इजाज़त दे दी जाए, ठीक है ना। 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगरा पहुँचते हैं, क्योंकि आगरा ही जो है किला था दिल्ली का, यानी भारत का, जहाँ पर भारत का बादशाह बैठता था। वहाँ गए आगरा में, दीवाने आम में गए, बात किए। दीवाने आम क्या, दीवाने खास में पहुँचे। वहाँ पर जहांगीर बैठा हुआ था। ये देखिए वहाँ पर जब मिले तो एक चीज़ था कि जिसको ये सब बना करके भेजे थे कैप्टन हॉकिंस को, यह तुर्की और अरबी ज़बरदस्त जानता था। यानी ये डायलॉग किया जहांगीर से फारसी लैंग्वेज में, अरबी नहीं फारसी, ये दो लैंग्वेज का में पारंगत था। अंग्रेजी तो जानता ही था, इसके अलावा ये तुर्की भी जानता था और फारसी भी जानता था। और फारसी में ही इसने जो है बात किया जहांगीर से, वहाँ का संदेश दिया, कुछ उपहार लाया था, उपहार दिया। उपहार में जानते हैं क्या पसंद था? जहांगीर को उपहार में घोड़े बहुत पसंद थे, वो भी यूरोपियन घोड़े। तो यूरोपियन घोड़ा लेकर के आया था उपहार देने के लिए, कि उपहार में वो घोड़ा लेकर के आया था, वो जो दिया। उसके बाद बात किया। इसके बात से, इसकी शैली से, इसकी बातों से प्रभावित हो गए जहांगीर। प्रभावित हुए तो इसे क्या किए? इसे मनसबदार बना दिए। मनसब मतलब अधिकारी, मनसबदार, वो भी मनसबदारी दिए 400 का मनसब दे दिया। अब 400 का मनसब क्या होता है? मनसबदार होता है घुड़सवार और पैदल सेना को मिला करके एक रैंक होता है। अगर 400 का मनसबदार है तो इसके ऊपर वाला जो रैंक होगा वो 500 का मनसबदार होगा, उसके ऊपर 1000 का मनसबदार होगा, उसके ऊपर इसी तरह बढ़ता जाएगा। यानी लास्ट 5000 है, बाद में बढ़ करके ये 10,000 ही हो जाता है। और इसके नीचे के जो अधिकारी होंगे वो मनसबदार घटता चला जाए। यानी 400 का मनसबदार इसे बना करके नियर अबाउट माना जाता है कि मनसबदारों में ये नीचे का ही माना जाता है, लेकिन फिर भी 400 का मनसबदारी देते हैं, अब प्लस जागीर दे देते हैं। कहते हैं तुम यहाँ रह सकते हो, रहने का अधिकार दे देते हैं, 400 का मनसब दे देते हैं। अब ये उनके कोर्ट में रहने लगा, उनके दरबार में रहने लगा, मनाने के लिए कि हमको क्या कर दिया जाए, सूरत में अधिकार दे दिया जाए, है ना। इसकी बातों से प्रभावित होकर ही जहांगीर ने इसी को, यानी किसे, कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था इंग्लिश खान। सॉरी, इंग्लिश खान, इंग्लिश खान, ये स है, इंग्लिश खान की इसे उपाधि दे दी थी। लेकिन होता क्या है, शुरू में तो जहांगीर प्रभावित होने के बाद इसको इजाज़त दे देता है, लेकिन बाद में वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, यानी निरस्त कर देता है। शुरू में इजाज़त मिल जाता है कि नहीं ठीक है, अच्छा आप सूरत में व्यापार करना चाह रहे हैं तो ठीक है, सूरत में आप अपना कोठी स्थापित कर लीजिए। लेकिन बाद में पुर्तगालियों के द्वारा जब जहांगीर का कान भरा गया है ना, तब जहांगीर क्या होता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाता है और जो फरमान जारी किया था उसे वापस ले लेता है। यानी सूरत में उसने कोठी बनाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन बाद में उसी इजाज़त को क्या करता है, कैंसिल, रद्द कर देता है उसी आर्डर को। इससे क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस काफ़ी उदास हो जाता है। और यही नहीं,
ये बात जब लंदन पता चलती है तो जेम्स प्रथम भी जो है नाराज़ हो जाता है, नाराज़ नहीं, उदास हो जाता है। उसे लग रहा है कि हम जो है अभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तब उसने वहाँ पर एक मीटिंग किया था बुद्धिजीवियों का, और वो जो है वहाँ पर एक रणनीति बनाई गई कि वहाँ जो हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह हैं, जो शासन कर रहा है, उसकी कमजोरी क्या है, मेन कमजोरियाँ क्या हैं, उस कमजोरियों पर ध्यान दिया गया। और उनको समझ में आया कि हमारा जो दुश्मन इस वक्त है, वो अंग्रेज़ों को समझ में आया कि हमारा जो दुश्मन है वो पुर्तगाली हैं। उनको पता चल गया था कि ये पुर्तगालियों की वजह से हुआ है, पुर्तगालियों के वजह से ये सब मामला फेल हुआ है। तो कैप्टन हॉकिंस जिस मकसद के लिए आए थे, उस मकसद में कैप्टन हॉकिंस फेल हो जाते हैं। इसके बाद की रणनीति बनती है, फिर टॉमस मुनरो को भेजा जाता है, और भी एक रणनीति, एक प्लानिंग के तहत उन्हें भेजा जाता है। और किस लिए भेजा जाता है? यही फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए। लेकिन एक प्लानिंग के तहत वो आता है। क्या प्लानिंग होता है, वो किस उद्देश्य को लेकर के आता है? देखिए, जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था व्यापार, न कि भूमि। यानी ये भूमि अधिकार इनका टारगेट नहीं था, इनका टारगेट था व्यापार। भूमि अधिकार नहीं, सिर्फ व्यापार, यही टारगेट लेकर के ये चले थे। लेकिन बाद में ये अपने टारगेट्स को जस्ट उल्टा कर देते हैं। व्यापार के बाद ये भूमि पर अधिकार भी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भारत को गुलाम बना देते हैं। तो टॉमस रो आता है, टॉमस रो आता है। तो वो मतलब कि कौन सी कूटनीतिक चाल चलता है, किस लिए उसको भेजा तो गया था। जनरली तो हम लोग यही जानते हैं कि वो आया था जहांगीर से इजाज़त लेने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी रणनीति के तहत वो आया था। वो क्या रणनीतियाँ थी, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। जो आज चीज़ें मैं बताया हूँ, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर कल मिलते हैं। आप लोग जो है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।